जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है महाभारत प्रैक्टिस सीरीज। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी बुक है। ये देखिए, ये बुक है महाभारत प्रैक्टिस सेट की। ये एग्ज़ामपुर के विवेक सर ने ये बुक निकाली है। इसमें टोटल 15 टेस्ट पेपर्स हैं। देखिए, टोटल 15 टेस्ट पेपर्स है बाईलिंगुअल। जो स्टार्टिंग के 4 टेस्ट पेपर्स हैं वो तो हमारे जो 17 और 18 फरवरी को 2 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हुए थे, तो वही हैं। और उसके बाद जो 11 टेस्ट पेपर हैं वो मॉडल पेपर हैं, सेट किए गए हैं। तो हम लोग एक एक करके 15 सेट को सॉल्व करेंगे। और इसमें टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 75 मतलब इसमें सामान्य अध्ययन के 38 क्वेश्चन होंगे जैसा एग्ज़ाम में आता है, और हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे। एग्ज़ाम में यही आता है, हिंदी के 37 और सामान्य अध्ययन के 38 क्वेश्चन। तो टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इन 15 सेट के। तो आज हमारा पहला सेट है। पहला सेट हमारा 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट। 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एक जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। और उस साथ में एक्सप्लेनेशन भी, जिन क्वेश्चंस में मुझे लगेगा कि हाँ इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो उसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि वो आपके दिमाग में लंबे समय तक वो आंसर बना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएसएफ जो है ये यूपी पुलिस का ही एक हिस्सा है। इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी ड्यूटी जैसे एयरपोर्ट हो गया, मंदिर हो गया, जैसे अयोध्या राम मंदिर हो गया, तो ऐसे प्रसिद्ध स्थलों पे लगती है इसकी ड्यूटी। अगला क्वेश्चन दूसरा है, निवेश मित्र एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन ये यूपी की एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसको उद्यमियों और व्यापारियों के लिए लॉन्च किया गया है। इसकी हेल्प से वो जो उनके बिजनेस में जो प्रमाण पत्र और क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है तो वो बिना भागदौड़ के आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये उद्यमियों के लिए लॉन्च किया गया निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन ए नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक डेट याद रखेंगे, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी और जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद करके 500 और 2000 के नोटों को प्रचलन में लाया गया था। और एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में अब तक कितनी नोटबंदी हुई है। तो स्वतंत्र भारत में अब तक 2 नोटबंदी हुई है। पहली हुई थी 1978 में, तब मोरारजी देसाई की सरकार थी, और दूसरी हुई यहाँ 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा राजस्व से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धृति कहा जाता है, होल्डिंग, धृति। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास। देखिए ये दोस्तों एक फ़िशिंग है, इसको फ़िशिंग कहते हैं, जहाँ पे ईमेल के ज़रिए लोगों का यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण, मतलब कि ये सब जानकारी इकट्ठा की जाती है धोखाधड़ी के लिए, तो फ़िशिंग कहलाती है। अगला छठा क्वेश्चन है हमारा, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो टका हमारे बांग्लादेश की मुद्रा है और बांग्लादेश की कैपिटल है हमारे ढाका। तो कैपिटल भी याद रखेंगे और मुद्रा भी याद रखेंगे। टका इसकी मुद्रा और ढाका इसकी कैपिटल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, जो एक है जो जीएसटी के लिए गलत है। तो पहला है, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। दूसरा, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। तीसरा, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। चौथा, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है ये गलत लग रहा है, ये जीएसटी से रिलेटेड पूरे तरह से सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो पहला हमारा कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। दूसरा जो हमारा पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में है, हमारा उड़ीसा में। और तीसरा जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है। तीसरा मोरमुगाओ बंदरगाह ये हमारा गोवा में है, पश्चिमी तट पे है ये स्थित,
गोवा में मार्मुगांव बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है गांधीनगर। गांधीनगर हमारे गुजरात में स्थित है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो यहाँ 4 पुरस्कार दिए गए हैं और पूछा गया है कि यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन को प्रेरित करने के लिए कौन सा पुरस्कार है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ये डेयरी प्रोडक्ट्स के बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। जो अगले अवार्ड से जैसे अर्जुन पुरस्कार है, तो ये हमारा खेलों से संबंधित है, जो मतलब प्लेयर्स होते हैं उनको दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार भी प्लेयर्स को ही दिया जाता है जिन्होंने अपना योगदान दिया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोचेस को दिया जाता है प्रशिक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है काबरा जो INS है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। खुदाई खिदमतगार एक संस्था थी, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? पहला ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की थी। और खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है भगवान के सेवक। और इस जो संस्था है इसका दूसरा नाम लाल कुर्ती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाल कुर्ती जो है इनका सिंबल था, इसलिए लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI SOFC का उद्घाटन किया है? तो इसका डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी ठीक हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? पूर्वी तट पर दोस्तों ये हमारी चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के तट पे स्थित है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। अब आप लोग कमेंट में एक ये बताइएगा हमें कि ये बाकी जो झीलें दी गई जो नाम, ये किस किस झीलों में स्थित है? पहले झीलों का नाम लिखिएगा, उसके बाद आगे उसका जिला रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये टोटल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से रंग है? तो यहाँ पे विबग्योर VIBGYOR, तो आपको ये याद रखना है ये वर्ड। V से है वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो ये टोटल 7 कलर्स हो गए, इन्हीं से मिलकर प्रकाश बना होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ये भी याद रखेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में हमारी भारतीय संविधान सभा बनी थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो हरिशेण हो जाएगा हमारा ऑप्शन। हरिशेण ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी संस्कृत में। अगला, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो अंगूर की खेती की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये है विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर और सेरिकल्चर, ये अलग अलग चीज़ों की खेती के अलग अलग नाम हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किस खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, पीसीकल्चर कहते हैं और सेरिकल्चर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। जो अंगूर की खेती होती है उसे विटीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला की जो पहाड़ियाँ वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी। जो यहाँ पे इंडिया का मैप है जैसे ये, और यहाँ श्रीलंका है, तो इनके बीच में जो है पाक जलडमरू मध्य स्थित है, मन्नार की खाड़ी। और ये जो चौथा ऑप्शन दिया है ये 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे जैसे इंडिया है यहाँ पर और यहाँ है मालदीव, तो इंडिया और मालदीव के बीच में जो चैनल है उसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, इस 8 डिग्री चैनल का दूसरा नाम अंडीगिरी कंदू है। ये अंडीगिरी कंदू भी आपको याद रखना है। बाकी 8 डिग्री चैनल ये इंपॉर्टेंट है कि ये भारत और किस देश के बीच में, तो भारत और मालदीव के बीच में ये 8 डिग्री चैनल।
तो ये याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाक जलडम भूमध्य। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडम भूमध्य ये है। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो जो लोग बिहार के होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा। सोनपुर एक पशु मेला है जो बिहार में आयोजित किया जाता है। ये बहुत बड़ा पशु मेला होता है। यहाँ पे पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, मतलब जो बेचे जाते हैं पशु और खरीदे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन विलियम शेक्सपियर का डेथ हुई थी 23 अप्रैल को, इसलिए विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है इस दिन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कूल्ह कहा गया? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है हमारा आंसर। हिमाचल प्रदेश में जो सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली है उसको कूल्ह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद? तो सर्वोच्च पद हमारा है ये तीसरा ऑप्शन, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। तो ये जो होता है ये जनगणना संगठन में सर्वोच्च पद होता है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो ये महाकवि कालिदास की है, महाकवि कालिदास की रचना है। तो यहाँ हम लोगों को बुक्स भी याद कर, फेमस बुक्स हैं वो उनके राइटर। चलिए आगे देखते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा में है नालको का कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय? ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हमारा जेनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, तो WHO का भी हेडक्वार्टर वहीं पे है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो जैसे जब कोई शहर होता है, किसी देश का जो शहर होता है वहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो उसको शहरीकरण कहते हैं, मतलब लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन। अब यहाँ UPGK का क्वेश्चन आ गया है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो एक कालीन की बुनाई के लिए भदोही जिला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो अशोक हमारा राज्य वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। राजकीय पुष्प है पलाश और वृक्ष है अशोक, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, सुराह ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा बलिया जिले में स्थित है सुराह ताल। इसका दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण, ये भी याद रखेंगे, JP नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे अदर ऑप्शन है जैसे संत कबीरनगर, तो संत कबीरनगर में बखीरा झील है, बखीरा अभ्यारण्य, और गोंडा में हमारा पार्वती अर्गा है, और एटा में हमारा पटना पक्षी विहार है। तो इन जिलों में भी कौन कौन से हैं ये भी याद करेंगे। और हमारा सुराह ताल जो है ये बलिया में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे लिंक्डइन सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट ये नौकरी के लिए नहीं होते हैं। लिंक्डइन के जरिए हम नेटवर्किंग मार्केट और नौकरी तलाशने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, भगवान कृष्ण। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? अकबर का मकबरा हमारा सिकंदर में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हुड़का बॉल, बी ऑप्शन। हुड़का बॉल जो है ये धान और मक्के की खेती के टाइम पे किया जाता है, ये लोक नृत्य है एक। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन हमारे GS का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा एनी बेसेंट की सहायता से BHU की स्थापना की गई थी। चलिए हमारे GS के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, 38 क्वेश्चन। अब हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। हिंदी के 37 क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नव्य और स्वर्णकार। ये दोनों जो शब्द हैं नव्य और स्वर्णकार ये दोनों तत्सम है। और बाकी का ऑप्शन में देखें तो ये गधा जो है, गधा का गर्धव होता है तत्सम, और कुम्हार भी तद्भव है, इसका कुम्भकार होता है।
और यहाँ पे भी पलंग और पीला ये दोनों भी तद्भव हैं। और डंडा और नाक, नाक का होता है नासिका, और डंडा भी शायद तद्भव है, तो ये बाकी सब तद्भव हैं। ये जो सी ऑप्शन है इसमें दोनों तत्सम है। अगला 16वां क्वेश्चन है, नलिन और राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के हम पर्यायवाची देखते हैं, तो कमल के पर्यायवाची हमारे हो जाएंगे जैसे कि पंकज हो गया, पुंज हो गया, जलज हो गया, केसर हो गया, नलिन हो गया और नीरज हो गया। तो नलिन और नीरज दोनों कमल के, राजीव दोनों कमल के पर्यायवाची हो गए। अब 17वां क्वेश्चन, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। तो इसके लिए एक फिगर बना देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ऊपर है उत्तर, और यहाँ है पूर्व, यहाँ है दक्षिण और यहाँ है पश्चिम। तो इनके जो बीच है, जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच, मतलब ये वाली दिशा, तो इसको हम लोग कहते हैं ईशान। हमारा पहला ऑप्शन जो है ईशान कहते हैं। और दक्षिण और पूर्व जो दिशा है इसे कहते हैं आग्नेय, और जो दक्षिण और पश्चिम दिशा है इसे कहते हैं हम लोग नैऋत्य, मतलब चौथा ऑप्शन। और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में जो ये चौथी दिशा है इसे वायव्य कहते हैं। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में इसी तरह से बना सकते हैं, और यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे ईशान है, या आग्नेय, या नैऋत्य, या वायव्य। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्न किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो यहाँ सबको चेक करना पड़ेगा, जैसे कि प्रकृत और प्राकृत। तो यहाँ पे एक भाषा और यथार्थ, तो प्राकृत एक भाषा होती है, लेकिन यहाँ पे प्रकृत को एक भाषा लिया गया, तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा, वर्ण या वर्ण, तो देखिए वर्ण का मतलब हमें पता है रंग, तो यहाँ भी उल्टा लिखा हुआ है, रंग को पहले लिख दिया, रंग को बाद में लिखना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, शशधर और शशिधर, तो शशिधर का मतलब होता है शिव और शशधर का मतलब होता है चांद, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और डी भी गलत है, क्योंकि विष जो होता है जहर होता है, विष का मतलब, इसको पहले होना चाहिए, बाद में लिखा हुआ है। तो बाकी का ऑप्शन गलत हो गए हमारे, और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो पहले हम वाक्य पढ़ेंगे, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर बी, दीन दुर्बलों को प्यार करना माना होता है। 19 सी है, 10 बजने को 15 मिनट, यहाँ पे को लगा हुआ है, ये वचन कारक संबंधी विकार है, तो ये गलत हो जाएगा। और डी हमारा, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, यहाँ भी कारक संबंधी विकार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पहला और दूसरा में हमें देखना है, तो ये दूसरा हमें ज़्यादा ठीक लग रहा है, दीन दुर्बलों को प्यार करना माना होता है, इसमें त्रुटि नहीं है, ये सही है। और जो पहला ऑप्शन है वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसमें वाक्य रचना संबंधी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे हमारा बिहार जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि राज्य स्टेट्स के जो नाम होते हैं, राज्यों के नाम, वो ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो जो हमारे 3 है, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर, ये हमेशा ही बहुवचन में होते हैं, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और जो हमारा सोना है ये एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ये देखिए यहाँ पे कारक पूछा है, और ये एक साइन दिख रहा है, ये है हमारा संबोधन का साइन। तो यहाँ संबोधन कारक, जहाँ भी ये साइन दिखेगा वहाँ आपको संबोधन पे टिक करना है, संबोधन कारक है ये। यहाँ पे एक संबोधन किया जा रहा है ईश्वर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द यहाँ पे काज है, क्योंकि ये जलधि, शांति और ताप, ये पहले से ही तत्सम है। और जो काज है ये कार्य का तद्भव है, कार्य इसका तत्सम शब्द होता है, कार्य को काज कहते हैं। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी है। देखिए उपसर्ग जो होता है वो पहले लगा होता है, और प्रत्यय जो होता है बाद में लगा होता है। तो यहाँ उपसर्ग पूछा है जो पहले, तो अभी इसके पहले लगा है, इस शब्द के पहले अभी, तो यहाँ भी ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित को जब विग्रह करेंगे तो रक्त से रंजित, से आया है, तो से हमारा एक कारक है, और इसके हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि जब कारक आता है बीच में तो तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय हो जाएगा मदिरा प्लस आलय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय, मदिरालय। फिर अगला क्वेश्चन है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, ये जो ये चिन्ह होता है अवतरण चिन्ह कहते हैं इसको। जैसे जब कोई कोटेशंस लिखी जाती है या किसी के द्वारा कही गई कोई बात लिखी जाती है तो उसको इसके अंदर लिखते हैं, तो ये अवतरण चिन्ह है। इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम उद्धरण चिन्ह है। अगला,
सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो सतसई का मतलब होता है 700 का समावेश, 700 का समावेश। तो ये 700 जो है ये गणनावाचक है, गणनावाचक से, क्योंकि इसे गिन सकते हैं हम लोग 700 को। अगला है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। देखिए दोस्तों, जब भी इसमें क्रिया हम लोगों को बतानी है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी किसी दूसरे से कोई काम करवाए जाते हैं, जैसे कि अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, यहाँ पे लिखवाई, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक हो जाता है हमेशा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ऑप्शन फर्स्ट प्रेरणार्थक क्रिया। फिर हमारा चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय? मैंने भी बताया था कि जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। तो यहाँ पे चिल्लाहट में जो आहट है ये इसका प्रत्यय, लास्ट में चिल्ल प्लस आहट, तो आहट हो जाएगा इसका प्रत्यय। फिर अगला क्वेश्चन है 32वां, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे राम जो है हमारा कर्ता है और सोएगा जो हमारा क्रिया है। तो जिस सेंटेंस में जो क्रिया है उसका जो लिंग है वो कर्ता के अनुसार चेंज हो। जैसे राम अभी सोएगा, अगर राम का लिंग चेंज किया जाता है, सीता कर दिया जाए तो सीता अभी सोएगी, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जिस सेंटेंस में जो क्रिया का लिंग है वो कर्ता के लिंग पे डिपेंड करे तो हमें हमेशा कृतवाच्य हो जाएगा। कर्ता के अनुसार हो रहा है ना चेंज, तो कृतवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना सबको पता है, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तिल का ताड़ बना दिया। परोक्ष का विलोम शब्द, देखिए परोक्ष का मतलब होता है रहस्यमयी, मतलब जो छुपा हुआ हो, और प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, तो परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हमारा लोकोक्ति है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो इसका मतलब होता है अत्यधिक कंजूस होना, कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ठीक है, अत्यधिक कंजूस होना। अगला 36वां क्वेश्चन, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में टोटल 4 चरण होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती है द्वितीय और चतुर्थ चरण में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना आवश्यक है? समान धर्म यानी कि प्रॉपर्टी। उपमा अलंकार जो होता है उसमें जो उपमेय और उपमान होता है, दोनों की प्रॉपर्टी का आपस में वो किया जाता है, तुलना की जाती है। तो उसमें प्रॉपर्टी की तुलना तभी की जाएगी जब वो समान प्रॉपर्टी हो, मतलब सेम प्रॉपर्टी होगी, समान धर्म कहते हैं उसी को। तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, भाग शब्द का अनेकार्थी, भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें 3 का मतलब जो होगा, 3 का जो अर्थ होगा वो भाग से रिलेटेड होगा। जैसे पहला है हिस्सा, हिस्सा हमारा भाग से रिलेटेड है क्योंकि भाग का अर्थ होता है हिस्सा। जैसे इसका भाग दे दो तो उसका हिस्सा दे दो। बांटना भी भाग है, जैसे इसके 2 भाग कर दिए, मतलब 2 भागों में बांट दिया। और भागना, भागना भी भाग का ही एक अर्थ है, भाग, जैसे कि कहते हैं कि भाग, तो मतलब वो दौड़ना, भागना। लेकिन जो ब्याज है, ये ऑप्शन ब्याज, ये हमारा भाग का मतलब नहीं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ब्याज, ये हो जाएगा सही, क्योंकि भाग इसका अर्थ नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानें। देखिए दोस्तों, बाजार जा चुका है मतलब कार्य पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, या आसन्न भूतकाल भी कहते हैं, तो पूर्ण वर्तमान काल इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे है हमारा गद्यांश। तो गद्यांश हम लोग पढ़ेंगे। तो गद्यांश से, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, वर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उनकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती है कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य की में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं।
आइए दोस्तों गद्यांश का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो यहाँ बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते हैं। क्योंकि शिक्षित पाठक जो है वो दूसरे लैंग्वेज की बुक्स पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उपयुक्त शीर्षक दीजिए, मतलब जो हमारा गद्यांश था उसके लिए को उपयुक्त शीर्षक देना है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूरे गद्यांश में यही बताया गया है कि जो भारतीय शिक्षित समाज है वो किस तरह से अंग्रेजी उपन्यास के प्रति ज़्यादा उसका मोह है। अगला क्वेश्चन, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य पढ़ के संतुष्ट हो जाता है। 44वां है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित समाज। अभी हमने पढ़ा सुशिक्षित समाज जो है वो भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति नीरस भाव रखता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय और चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये अन्य देशों चीन, बर्मा, जापान, इनके लेखक हैं, इनके लेखकों की जो कृतियां हैं वो वहाँ के सुशिक्षित लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो भारतीय लेखक हैं उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बांगड़ू। बांगड़ू जो है हमारा वो पश्चिमी हिंदी से संबंधित एक लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं जहाँ पे आ गया है तो मतलब ये निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, निषेधवाचक। नहीं का मतलब ये निषेधवाचक। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा रत्नाकर। समुद्र शब्द के अन्य पर्यायवाची जैसे पयोधी, नीर निधि, तो रत्नाकर भी हमारा समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला हमारा है मेद का श्रुति सम्मिलनार्थक शब्द। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मेघ और मेध, ये घ और ध में ये दो होंगे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखिए दोनों ही सी और डी दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। एक मेघ का मतलब है बादल, दूसरा मेध का मतलब है यज्ञ। जो यज्ञ वाला है उसमें ध ऐसे होगा और मेघ बादल वाले में ऐसे होगा। अब अगला क्वेश्चन है, स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए दोस्तों यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द देना है। जो स्त्री अभिनय करती है उसको कहते हैं अभिनेत्री, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? तो मानसरोवर है प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। टोटल 75 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए हैं। 37 क्वेश्चन हिंदी और 38 क्वेश्चन जीएस के। अब इसी तरह से आप लोग अगले प्रैक्टिस सेट से भी जुड़े रहिएगा। हम लोग टोटल 15 प्रैक्टिस सेट जो जितने हैं टोटल महाभारत सीरीज़ में, उन सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आज जो मैंने क्वेश्चन 2 पूछे हुए हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो अगले सेट में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।